नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम अड्डा चैनल पर। तो चलिए आज हम पढ़ाते हैं आपको अध्याय 8, जो आपका एनसीईआरटी का मैं आपको सीरीज चला रही थी। हमारे अतीत नामक पुस्तक से ये आपका सीरीज़ है। उसको मैं आपको एनसीईआरटी को मैं आपको क्लास 3 से लेके क्लास 12 तक पूरा पढ़ाऊँगी, तो आप निश्चिंत रहिएगा। पहले हम पूरा थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज़ लगाएंगे। और सिर्फ हमारे अतीत ही नहीं, हमारा जो हिंदी है, ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी में हमारा जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन चलता है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगी। ये किस एग्ज़ाम से? केवीएस के एग्ज़ाम्स के रिव्यू से, यूपी टेट, सुपर टेट और यूपी टेट अपर के लिए, सी टेट के लिए, ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको 7 चैप्टर पढ़ा दिया है, आप पहले की वीडियो में जाकर वॉच कर सकते हैं। देखिए, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, इसमें हम अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो शहर था पुराने टाइम में, हड़प्पा सभ्यता के बाद जो नगर का विकास हुआ था, उसमें किस तरीके से लोग जीवन यापन करते थे और किन किन धातुओं की प्राप्ति हुई, किन किन धातुओं की प्राप्ति नहीं हुई थी, किस चीज़ों से वे परिचित थे, किस चीज़ों से वो अनभिज्ञ थे। अगर आपको साउंड में आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कूलर चल रहा है, इस वजह से आवाज़ आ सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये एक बच्चा है, लोहार की दुकान पर प्रभाकर, वो लोहार से बात करता है। क्या बात करता है देखते हैं। प्रभाकर लोहारों के काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सबसे बड़ा मज़ेदार लगा। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। महापाषाण कपड़ों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। देखिए, क्वेश्चन आपका कहाँ से बन रहा है, यहाँ से आपका लोहे का औजार कहाँ से आया? आपका ये महापाषाण काल से, ये महापाषाण काल पे ही हमारा लोहे की जानकारी लोगों को थी। ये कपड़ों में प्राप्त की गई खुदाई के दौरान। ठीक है, देखिए इसके आगे हम देख लेंगे। ये कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। मतलब कह रहा है कि अगर गांव समृद्ध ना हो, अच्छी तरीके से खेती ना हो, कर वसूली ना हो, तो वहाँ पर राजा नहीं रह सकते ना, और ना ही राज्य की स्थापना हो सकती है। इस चीज़ को वो कह रहा है। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। किस समय? महापाषाण के टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ये क्या है, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ जाती हूँ। गांवों में कौन रहते थे, इसको देख लेते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला वेलल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कैडेसियार और अधिमई कहलाते थे। ये देखिए, जनजाति आ गई यहाँ पर। हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि जब हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो के टाइम पे जो जनजाति थी वो किस प्रकार की थी, या वेलल्ला किस संप्रदाय से थे, ये कौन सी जनजाति के लोग थे। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये उपमहाद्वीप, ये किस चीज़ की बात कर रहा है? ये महापाषाण काल में हमारा वेलल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन को मजदूर। मतलब कि ये कह रहा है जो भूस्वामी थे उन्हें वेलल्ला कहा जाता था। कब? तमिल क्षेत्र में। और जो साधारण हलवाहे थे उनको उड़वार कहा जाता था, और जिनके पास भूमि नहीं थी वे मजदूर कहलाते थे, और जो दास थे वो कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। तो दास क्या कहलाते थे? कडेसियार और अधिमई। ठीक है, क्वेश्चन आपका बन रहा है ना। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है
क्योंकि अगर हम केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट ये सब की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से हमारा एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, उससे आगे क्वेश्चन नहीं जाता है, इसलिए हमें इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही मतलब ग्राम भोजक कौन था, जो गांव का प्रधान होता था वो ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। मतलब भाई भतीजावाद वाली जो कहानी आ गई, मतलब उस टाइम पे कि एक ही गांव मतलब गांव का जो मुखिया था उसी तरीके से उनके जो आगे की पीढ़ी आती गई वो बनते गए। ठीक है, अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह एक आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इन, इनके दास और मजदूर काम करते थे। किसके, जो भूस्वामी थे जिनके पास सबसे ज़्यादा भूमि होती थी, वो उसमें कौन काम करता था, दास और मजदूर। मतलब जिनके पास जमीन नहीं थी वो यहाँ पर जाकर मजदूरी करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इनसे इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। मतलब कि जो हमारे किसान होते थे वो क्या कहलाते थे, गृहपति कहलाते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मचारी आते थे। मतलब जो दास होते थे वो कौन होते थे, जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती थी वो दास कहलाते थे। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि सब कुछ इम्पोर्टेंट है। क्या पूछ ले कुछ नहीं पता, कंपटीशन टफ होता जा रहा है, इसलिए हमें जी जान से जुटना है और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक है, देखिए अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अब प्राचीनतम तमिल रचनाएं, अब देखिए इस बुक में मतलब इस चैप्टर में जो बात हो रही है वो किस चीज़ की बात हो रही है, तमिल की बात हो रही है। अब देखिए प्राचीनतम तमिल रचना क्या थी। तमिल की प्राचीनतम रचना को संगम साहित्य कहते थे। मतलब जो संगम साहित्य है वो कहाँ से लिया गया, वो तमिल से लिया गया। जो तमिल की प्राचीनतम रचनाएं थी वे संगम साहित्य कहलाई। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता था क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांवों में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए गए हैं। चलिए इस वीडियो के बाद मैं आपको एक सीरीज ले आऊँगी जिसमें आपका हड़प्पा सभ्यता से जो क्वेश्चन बने हैं, मोहनजोदड़ो से जो क्वेश्चन बने हैं और सिंधु सभ्यता से जो क्वेश्चन बने हैं उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संकलन है वो मैं आपको लेकर आऊँगी। मैं आपको इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में उसी को अपलोड करूँगी। ठीक है, अब देखिए नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा, विवरण और मूर्तिकला। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए ये दिख रहा है, ये ना ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, देखिए सांची की मूर्तिकला। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, सांची का स्तूप कहाँ पाया गया, कहाँ, ये मध्य प्रदेश में पाया गया। ये देखिए मूर्तिकला है जो ना, ये सांची के स्तूप की है। देखिए तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। अब इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंटों से बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से। क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। ये मतलब ये बच्चों के लिए है क्वेश्चन, जो आपका आप अगर सीटेट का एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि जो पेडागोजी आता है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी के बारे में कहा गया है। तो ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अध्याय 5 में देखिए, अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा इसमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा,
वलयकूप संबंधित है, वलयकूप संबंधित है किससे? कुएं से, नदी से, नालों से या समुद्र से? तो किससे संबंधित है? ये नालों से संबंधित है। वलयकूप क्या था? ये कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है। महलों, बाजारों और आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंटें या छपरे से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक न पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। चलो ये हमारे काम का नहीं है, हम इसको आगे बढ़ेंगे फटाफट से। देखिए वेरीगाजा, भरूच का यूनानी नाम, इसकी कहानी है वेरीगाजा। देखिए क्या है, इसको पढ़ेंगे। वेरीगाजा, वेरीगाजा की शंकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोंदे, सूती कपड़ा, रेशम इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। कहाँ से? वेरीगाजा से। मतलब वेरीगाजा क्या था? एक स्थान था। ठीक है। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब। देखिए उस समय जो औरतें थी वो भी व्यापार में लाई जाती थी। वेरीगाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ें की सूची बनाइए, बच्चों के लिए है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट है, सिक्के हैं। देखिए देखिए आहत सिक्के। कौन से सिक्के? आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोलीकार होते थे। ये या तो धातु की चादरों को काटकर धातु के चपटे गोलियों से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। आहत सिक्के क्यों कहलाए? क्योंकि इसमें ठप्पे द्वारा बनाए गए चित्र थे। क्यों? क्योंकि ये ठप्पे द्वारा बनाए गए चित्र थे। ये कितने आकार में थे? चौकोर में भी थे, गोल में भी थे और कभी कभी ये त्रिकोण में भी ये पाए गए। ठीक है। इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। क्यों आहत सिक्के कहलाए? क्योंकि ये ठप्पे लगाए जाते थे। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। मतलब आहत सिक्कों का प्रचलन कब था? ईसा की आरंभिक सदियों में। ठीक है। ये पढ़ेंगे थोड़ा सा क्या है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहिब की किसी कविता को पढ़ो। अब ये छोटी सी कविता दिया है, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं क्या दिया है। ठीक है। इसमें मैं आपको पढ़ के टाइम आपका लॉस नहीं कर दूँगी, क्योंकि इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा था एग्जाम में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए सूत काटने व बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं, अर्थात अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। अच्छा, अर्थशास्त्र की जो पुस्तक थी वो, उसमें किसकी ज़्यादा रचनाएं मिली? मैंने आपको पढ़ाया है पिछले अध्याय में, आप जाकर पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। इसमें वर्णन किया गया कि किस प्रकार विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम सक्षम अक्षम, मतलब जो सक्षम थे वो भी और जो नहीं सक्षम थे वो भी, महिलाओं, इन सभी को, मतलब सभी जरूरतमंदों को इसमें शामिल किया गया। किसमें? सूत की कटाई में। ठीक है। चलिए हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेडू। अरिकामेडू क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये कह रहा है कि मानचित्र में इसको ढूंढो। देखिए पृष्ठ नंबर 88 में रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था। अब यही से क्वेश्चन बन गया ना कि अरिकामेडू क्या है? अरिकामेडू एक पत्तन है, मतलब ये पत्तन था। अरिकामेडू एक पत्तन था। देख कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। देखिए देखने में तो कितना इजी लग रहा था, लेकिन कितने सारे क्वेश्चन निकल निकल कर इसमें से आए।
यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। जहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। भूमध्य सागर में कैसे पात्र मिले? एम्फोरा। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसी मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। कुल मिलाकर ये कह रहा है कि अरिका मेरू क्या है? एक बर्तन है जहाँ पर व्यापारियों द्वारा सामान का आयात निर्यात होता था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, अभिलेख में मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों में ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग होता था। मतलब तमिल भाषा के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग होता था? ब्राह्मी लिपि का। ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, ये आपके एनसीईआरटी की पुस्तक में दिया हुआ है। हमारे अतीत नामक पुस्तक क्लास 6 का है। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़रूरी नहीं कि आप जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है। जिनके पास बुक्स अवेलेबल ना हो उनके लिए भी है, उन गरीब बच्चों के लिए भी है। और यहाँ पर शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है और हमेशा और आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी आपका पूरा आ गया। ये तिथियाँ हैं, इम्पॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। देखिए क्या है, मैं थोड़ा पढ़ के बता देती हूँ। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई? 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के, देखिए आहत सिक्के आ गया ना, करीब 2500 साल पहले। अब 2500 साल कब, ये तो नहीं दिया है एग्जाम में, सीधा आ जाता है कि आहत सिक्के पाए गए 2500 साल पहले। तो आप जब पढ़े रहेंगे तभी बता पाएंगे। संगम साहित्य की रचना का शुरुआत करीब 2300 साल पहले। अरिका मेरू का पत्तन 2200 से 1900। इस पूरे चैप्टर में इन्हीं 4 चीज़ों के बारे में बताया गया है जो मैंने आपको पढ़ के अच्छे तरीके से बता दिया। आप कमेंट्स में बताइएगा वलय कूप क्या है, आहत सिक्के कैसे थे, इनका आहत नाम क्यों दिया गया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको उसमें कुछ क्वेश्चन बताऊंगी जो मैं खुद से भी कुछ कंपोज करूंगी, कुछ आपका स्टडी नामक पुस्तक से मैं आपको बताऊंगी। आपके एग्ज़ाम के लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी पूछे ताकि आप लगा के आएँ। ठीक है, हल्के में ना लीजिए, ये बिल्कुल ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चलिए मिलते हैं, ओके बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लोगों को शेयर ज़रूर करिए।